हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एनएसएआईडी जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने देखा था कि जो एनएसएआईडी की ड्रग्स हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखी थी ये कुछ जो क्लासेस हैं ड्रग्स की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। इसमें क्या था कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्प्रीन और ये बेंड्रोलेट मैंने आपको बताया था एस्प्रीन और पीसीएम से मिलके बनता है। आफ्टर मेटाबोलाइट ये एक प्रोड्रग है। इसी टाइप से अपन ने कुछ क्लासेस पढ़ी थी। इंडोल डेरिवेटिव, इंडोमेथासिन जो होती है इसका साइड इफेक्ट मेन होता है, कौन सा होता है? फ्रंटल हेडेक। जो इंडोमेथासिन है फ्रंटल हेडेक इसका साइड इफेक्ट होता है। अब आप कहोगे कि अभी एक बार तो कह रहे हो एनाल्जेसिक है, फिर फ्रंटल हेडेक इसका साइड इफेक्ट बता रहे हो, तो इस ड्रग का ये पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है। ये इसलिए मशीनरी ऑपरेशन या एपिलेप्टिक का पेशेंट हो एपिलेप्सिस का या ड्राइविंग के दौरान इसको ड्रग को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये अगर ये फ्रंटल हेडेक कॉज करेगी तो ये सब काम जो अपन कर रहे हैं ये नहीं हो पाएंगे और हमारे लिए हार्मफुल होगी। सुनील डेक ये भी एक प्रोड्रग है। ऑक्सीकैम और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सीकैम, टिनोक्सीकैम। ऑक्सीकैम है, ऐसे ही इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, जो अगर जर्नल में आपको बताऊं इनोलिक एसिड की स्ट्रक्चर तो वो इस टाइप से होगी। ये इस तरीके से यहाँ पे दो कीटो ग्रुप, इधर दो CH3, इधर भी दो CH3 हो गए, दो कीटो हो गए और इधर एक OH। तो इस टाइप से ये इनोलिक एसिड डेरिवेटिव है जिसके अंदर स्ट्रक्चर है, वो ड्रग के नाम है पायरोक्सीकैम, टिनोक्सीकैम। ये इस टाइप से यहाँ पे कुछ ड्रग्स थी। अब देखते हैं इनका जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितनी भी NSAID ड्रग है उनका सबका होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनिबिटर का। किसका? साइक्लोऑक्सीजिनेज इनिबिटिंग का। अब जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है ये एंजाइम भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है COX-1, एक होता है COX-2। सिर्फ एक पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल के लिए ये COX-3 भी होता है। सिर्फ पैरासीटामोल जो ड्रग है वो COX-3 को इनिबिट करती है, लेकिन वैसे दो टाइप का होता है ये COX-1, COX-2। जो COX-2 है वो जो है ये इंड्यूसिबल एक्शन करता है। क्या करता है? इंड्यूसिबल एक्शन करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, इसीलिए इसको हाउस कीपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कई जगह जो है कि COX-3 जो है वो पैरासीटामोल को इनिबिट करती है, ये बताया गया है। इसलिए COX-3 जो है वो पैरासीटामोल के लिए काम में आती है। और अब अगर मैं इसकी डिटेल बताऊं कोक्स एंजाइम के बारे में, तो उसमें यह है कि एक क्लास होती है ड्रग की, स्पेशली उसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल COX-2 इनिबिटर। प्रिफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, COX-2 इनिबिटर। इसके अंदर कुछ अलग ड्रग आती हैं, वो कौन कौन सी आती है? आपने बहुत वेल नोन ड्रग है नीमूसलाइड, नीमूसलाइड सुनी होगी। इसके अलावा मेलोक्सीकैम, एक और मैंने अभी आपको बताई थी नाम्बिम्यूटोन, नाम्बिम्यूटोन। ये तीनों ड्रग जो है ये प्रिफरेंशियली COX-2 को इनिबिट करती है, यानी कि मोस्टली ये ज़्यादातर COX-2 को ही इनिबिट करती है, COX-1 को इनिबिट नहीं करती। करिए COX-1 को भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये COX-2 को इनिबिट करती है। लेकिन जो नीमूसलाइड ड्रग है ये अब 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं दी जाती, क्योंकि ये क्या है? हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होती है, लीवर को डैमेज करती है ये, इसलिए ये अब दी नहीं जाती। और बाहर की, इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज में तो ये बैन है। तो इसलिए प्रिफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स को आपसे पूछे तो उसमें NMN, नीमूसलाइड, मेलोक्सीकैम और नाम्बिम्यूटोन, ये ड्रग इसके अंदर आती है। इसके अलावा जो एस्प्रीन है वो COX को इनिबिट करेगी, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, और ये इरिवर्सिबली इनिबिट करती है। एस्प्रीन जो है वो इरिवर्सिबली इनिबिट करती है। पैरासीटामोल मैंने आपको बता दिया COX-3 को ये इनिबिट करेगी। और इसके आगे देखें अपन अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन में ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, चिकन पॉक्स, वायरल, इन सब में इनको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो अब जैसे वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है? प्लेटलेट जो है वो डाउन होती है, ठीक है। अब आपने दे दी एस्प्रीन लो डोज पे एंटी प्लेटलेट ड्रग का काम करती है, ये मैं आपको बता दूं। एस्प्रीन, ये आपको पता भी होगा, एस्प्रीन लो डोज पे एंटी प्लेटलेट ड्रग का काम करती है। अब वायरल में पहले ही प्लेटलेट कम है, अपन ने दे दी एस्प्रीन तो वहाँ पे वो और ज़्यादा कम करेगी प्लेटलेट को। ऐसे ही अब दूसरा देखें हम, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या था कि फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, अरेचिडोनिक एसिड बनता है। अरेचिडोनिक एसिड से इधर दो टाइप की बनती है, एक तो ल्यूकोट्रीन, एक प्रोस्टाग्लैंडीन। ये बनती है कोक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, ये बनती है LOP एंजाइम की प्रेजेंस में, लाइपोक्सिजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज और
लाइपोक्सिजेनेज। तो अब क्या है कि अगर हम कोक को यहाँ इनिबिट करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी। अब अरेचिडोनिक एसिड जो है ये सारा का सारा फिर ल्यूकोट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ल्यूकोट्रीन बढ़ी तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा वाले को ये वाली जो ड्रग है इनको नहीं देते हैं। एक तो इनकी बात। इसके अलावा कोक्स एंजाइम की एक और जो क्लास है, एक तो अपन ने बोला कोक्स 1 होती है, कोक्स 2 होती है। कोक्स 2 में प्रिफरेंशियल कोक्स 2 होती है। फिर अपन ने पीसीएम के लिए कोक्स 3 पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है आपकी सेलीकोक्सिब, रेफीकोक्सिब, इसकी जैसी एक और कोक्सिब, वेल्डिकोक्सिब। ये इस टाइप की जो ड्रग हैं कोक्सिब करके, ये सभी सेलेक्टिव कोक्स 2 को। प्रिफरेंशियल कोक्स 2 और सेलेक्टिव कोक्स 2 में क्या डिफरेंस है? जो प्रेफरेंशियल कोक्स 2 है उसका मतलब ये हुआ कि वो 1 और 2 दोनों को कर सकती है, लेकिन वो मोस्टली ऑलवेज 1 को करती है। और सेलेक्टिव वाली क्या है कि वो कोक्स 2 को ही करेंगी। ये इनमें डिफरेंस है। अब हम देखते हैं आगे कि जो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसमें लिखा है मैंने कि जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर भी नहीं दी जाती है ये ड्रग। क्यों? इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ टर्म मे कॉज प्री क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ कोई होती है, ठीक है। मान लो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसका यूटेरस है और यहाँ पे ये बेबी यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये बेबी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट रिसीव करता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू ये डायरेक्ट रिसीव करता है, और एक फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे ये सांस नहीं लेता। यहाँ पे क्या है कि जो हार्ट का लेफ्ट साइड है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड प्रेजेंट रहता है। अब ये एक होती है जो आपके ये डक्टस आर्टियोसिस है, ये एक टाइप की होती है डक्ट। इसमें क्या है, ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट के राइट साइड का ब्लड अरोटा के साथ ये कनेक्ट करती है। हार्ट के राइट साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अरोटा के साथ कनेक्ट करती है। फिर लंग्स में नहीं ले जाके वो क्या करती है, डायरेक्ट बॉडी में पंप कर देती है ब्लड को। किसको कर देती है? ब्लड को पंप कर देती है। ये काम होता है सीधा डक्टस आर्टियोसिस का। ये मतलब इसमें क्या है कि लेफ्ट में हार्ट के लेफ्ट साइड में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है, डक्टस आर्टियोसिस डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है अरोटा के थ्रू। नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें लंग्स में प्रोसेस चलता है हमारा तो, लेकिन बेबी में ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, ये जो डक्ट की ओपनिंग है, मान लो ये डक्ट है, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे पेटेंसी। और इनके अंदर क्या होती है, लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है, पेटेंसी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बनती है लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन, जो इस ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम रखती है ताकि ब्लड पंप होता रहे। और लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनती है ये भी इस टाइप की बनती है, PGI2, PGE2, इस टाइप की लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे बनती हैं। अब हमने दे दी, मान लो कि ये एस्प्रिन, इंडोमेथासिन और डाइक्लोफेनेक, ये ऐसी कुछ ड्रग दे दी। वो क्या करेंगी, वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को यहाँ पे करेगी इनिबिट। यहाँ पे इसको इनिबिट करेगी। इनिबिट करने के बाद क्या होगा कि जो बेबी आपका ये मतलब ब्लड वेसल थी ये डक्टस आर्टियोसिस, इसके थ्रू यहाँ पे ये सांस ले रहा था, यहाँ पे इसका पूरा बॉडी में ब्लड जा रहा था, वो अब यहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। और जिससे कि क्या होगा, एक प्रॉब्लम अकर होगी, लो वेट बेबी बर्थ। ये यहाँ पे अकर होगी। हमारे इंडिया में अगर 2.5 kg से कम का बेबी हो तो उसको अंडरवेट कैटेगरी में बोला जाता है। तो इसलिए ये जो ड्रग्स होती हैं इनको नहीं यहाँ पे दिया जाता है। और कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चों के अंदर ये जो ब्लड वेसल है, मान लो ये तो हमने नहीं दी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेबी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी ये जो ब्लड वेसल है ये यहाँ पे क्या है, डक्टस आर्टियोसिस, ये ओपन ही रह जाती है, ठीक है। ये हार्ट के थ्रू बच्चों में ओपन ही रह जाती है। और फिर क्या होता है कि हमको उसको वहाँ पे देनी होती है क्या, एस्प्रिन जैसी ड्रग्स। फिर ये क्या करती है, इंडोमेथासिन एस्प्रिन, फिर इसको क्लोज करने का काम करती है। कैसे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यहाँ पे इनिबिट करके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इफ इट इज गिवन एट द एंड ऑफ टर्म मे कोज प्री क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस, यानी कि अगर इसको पहले ही दे दिया तो ये क्लोज कर देगा डक्टस आर्टियोसिस को, इसलिए बाद में दी जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पे इसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
ड्रग इंट्रैक्शन एस्प्रिन ब्लॉक यूरिकोसुरिक एक्शन ऑफ प्रोबेनिसिड। ये क्या है यहाँ पे, ये गाउट की ड्रग है जो प्रोबेनिसिड है, ये यहाँ पे इसके एक्शन को इफेक्ट करती है। एस्प्रिन कंपेटिटिवली इनहिबिट ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ कैंड्रिनोन एंड डिक्रीज डायरेटिक सिक्रेशन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। जो आपका यहाँ पे ये नेफ्रोन है, यहाँ से कैंड्रिनोन जो स्पाइरोनोलैक्टोन है एक एंटी डायरेटिक ड्रग है, पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक है। ये बॉडी में जाने के बाद एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होती है कैंड्रिनोन में। अब जो कैंड्रिनोन है, मान लो कि इस नेफ्रॉन से यहाँ से जा रहा है, लेकिन अपन ने दे दी है एस्प्रिन, तो ये क्या है, इसी रास्ते से एस्प्रिन जाएगी, तो यहाँ से इसका सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए लिखा है ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ कैंड्रिनोन को ये इनहिबिट करती है। ऐसे ही प्रोबेनिसिड का ये जो है इसको इफेक्ट करती है। गैस्ट्रिक अल्सरेशन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन के साथ जो है गैस्ट्रिक अल्सरेशन ज़्यादा दिखाई देता है। यूजेस देखते हैं, यूजेस NSAID के एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, ये सभी इसके यूज होते हैं। क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस के लिए भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, एस्प्रिन और इंडोमेथासिन काम में ली जाती है। एस्प्रिन इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल रेडिएशन सिकनेस डायरिया, मतलब कोई रेडिएशन वाली लैब में काम करता है, कुछ करता है, तो उससे क्या है, रेडिएशन के हार्मफुल जनरेट होते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल है, उस रेडिएशन के थ्रू जो आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो रिलीज होकर इसको कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यहाँ इनिबिट करने के लिए इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन रोकेंगे, जिससे कि फिर डायरिया नहीं होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये क्या है, ये यहाँ पे घुटने की प्रॉब्लम है, और इनको यहाँ पे ये नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ठीक करने के लिए एस्प्रिन, इंडोमेथासिन जो ली जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन कौन सी इसके अंदर, और अपन ने स्टार्टिंग में जो ड्रग पढ़ी थी थोड़ा मैंने आपको उसी पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में। एस्प्रिन जो है वो केमिकली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होती है, ठीक है। बेंडोलेट जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्टर ऑफ पैरासीटामोल, ये एक बेंडोलेट एस्टर है जो कि पीसीएम और जो एस्प्रिन है उसका एस्टर होता है। फिनाइल ब्यूटाजोन एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, यानी ये जो आपका लीवर है, लीवर के अंदर यहाँ पे ये जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उनको बढ़ाता है। अब एंजाइम बढ़ने से क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब ये खुद को इफेक्ट को तो कम करती ही है फिनाइलब्यूटाजोन एंजाइम बढ़ा के, और ये साथ में दूसरी ड्रग्स का भी कम कर देती है, फिर बॉडी में सारी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और इफेक्ट कम आता है, इसलिए ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है। इंडोमेथासिन सुटेबल फॉर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस एंड टू कोज डक्टस आर्टियोसिस। ये डक्टस आर्टियोसिस तो पहले समझ लिया हमने। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस यानी कि ये वो होती है, जैसे कुछ लोग हैं उनकी गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी, फिर वो क्या करते हैं, पट्टा बांध के रखते हैं, पेन की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि गर्दन इधर उधर नहीं हिल पाती, इस चीज़ को बोलते हैं स्पॉन्डोलाइटिस। यहाँ पे इंडोमेथासिन उसमें दी जाती है उस दर्द के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन मशीनरी ऑपरेशन, ड्राइविंग, साइकेट्रिक, एपिलेप्टिक पेशेंट, जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे। क्यों, क्योंकि इंडोमेथासिन का साइड इफेक्ट आता है फ्रंटल हेडेक का, फ्रंटल हेडेक इसका साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इनको नहीं दी जाती। सुनिल्डेक एक प्रोड्रग है जो कि सल्फोक्साइड होती है, लेकिन कन्वर्ट इनटू द एक्टिव सल्फाइड मेटाबोलाइट, यानी कि पहले तो क्या है, ये सल्फोक्साइड में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर सल्फाइड में, यानी कि फिर ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, फिर ये इसलिए प्रोड्रग है। कीटोरोलैक, जिसमें कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो एक्टिविटी है एनाल्जेसिक वो मॉर्फिन के सिमिलर होती है, लेकिन मॉर्फिन एक ऑपोइड एनाल्जेसिक है, बट कीटोरोलैक एक नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक है, ठीक है। पैरासीटामोल 4 हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइड इसे बोलते हैं, केमिकली इसका नाम होता है। स्ट्रक्चर अपन को आपको याद हो तो इस तरीके से अपन ने पढ़ी थी, ये तो फिनॉल हो गया, यहाँ NHCOCH3, ये क्या है, पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर। 4 हाइड्रोक्सी नंबर अगर देखें तो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी एसिड एनिलाइड, एनिलाइड यहाँ पे ये इससे अटैच है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी एसिड एनिलाइड इसकी केमिकल नेम होता है। एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है वो कम होती है। सुटेबल एनाल्जेसिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। ये डक्टस आर्टियोसिस वाला जो पूरा मैकेनिज्म है वो यहाँ पे नहीं होता है, एस्प्रिन जैसी ड्रग यहाँ पे बंद है, लेकिन पैरासीटामोल दे सकते हैं। सुटेब इट्स मेटाबोलाइट एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमीन इज हिपैटोटॉक्सिक, इसका एक मेटाबोलाइट होता है ये एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमीन, ये पूरा इमीन तक इसका नाम है। ये क्या है, हिपैटोटॉक्सिक, लीवर के लिए टॉक्सिक होता है। एन एसिटाइल सिस्टीन इज यूज टू ट्रीट पैरासीटामोल पॉइजनिंग, अगर पीसीएम की पॉइजनिंग हो जाए किसी को तो फिर उसके अंदर जो एंटीडोट है वो देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन। तो इस तरीके से ये NSAID ड्रग है, ये अपन ने पूरी देखी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स काम में आती है, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, और केमिकली उनका क्या पूरा क्लासिफिकेशन होता है। ये सारी ड्रग जो अपन ने पढ़ी मोस्टली सबका जो मैकेनिज्म है वो कोक्स एंजाइम को इनिबिट करना है।
और गैस्ट्रिक अल्सरेशन जो होता है इनका साइड इफेक्ट अपन ने पहले ही देख लिया था, और ब्लैक टेरी स्टूल जो है वो भी वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपका कोई भी क्वेश्चन है कुछ है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना, या फिर ग्रुप में भी आप हमसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं अगर आप ऐड हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।